Hey guys, what's up? So in this video, I'm going to share with you what's new in your ICI material of May 22 for C Final SCMP. उसमें क्या क्या नया आ गया है उसको थोड़ा ध्यान से आपको मेरे साथ समझ लेना है। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट आपको बताऊँगा। आप इस वीडियो के बाद ICI का न्यू मटेरियल को खुद ब खुद छान लेंगे। सबसे पहले कंटेंट में पहले आपका एक चैप्टर 5 होता था मैट में, जिसका नाम था कॉस्टिंग फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, और ये आप सबको पता है कि वो मैट से हट गया है। तो इसलिए अभी चैप्टर 5 जो पहले होता था वो हट के अभी डिसीजन मेकिंग चैप्टर 5 बन गया है। इस तरह से सिलेबस में पहले 12 चैप्टर होते थे, अभी 11 चैप्टर हो गए हैं। तो ये क्लियर है, चैप्टर 5 काट दिया गया है। उसके अलावा क्या अंदर के कुछ चैप्टर्स में चेंजेस आया है, तो मैं बस उसी पे आपसे बात करने आया हूँ। जैसे चैप्टर नंबर 1 में आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसको मैं ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट के नाम से बताता हूँ। अभी इसमें क्या था, पहले वैल्यू शॉप मॉडल बोल के एक टॉपिक होता था, ठीक है। तो वैल्यू शॉप मॉडल बोलकर अलग से टॉपिक कभी नहीं दिखा रहा है। उसके जगह इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इनसाइट बना दिया, उसमें वैल्यू शॉप मॉडल बता दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब वैल्यू शॉप मॉडल सिलेबस में है कि नहीं है, तो आंसर है कि वो सिलेबस में है। ओके, फिर एक प्रैक्टिकल इंसाइट होता था इसमें, IKEA फर्नीचर को लेकर, वो हटा दिया। वैसे भी प्रैक्टिकल इंसाइट से कोई ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता था, कॉन्सेप्ट इंसाइट ज़्यादा रेलिवेंट होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये थी चैप्टर 1 की कहानी, सिंपल सी बात। और पहले पुराने मैट में आप जाके देखोगे, आपके वैल्यू शॉप मॉडल बोलकर अलग से एक हेडिंग था, वो हेडिंग हटाकर इन्होंने छोटा सा ये बॉक्स में सारा बात को डाल दिया है। तो इसके क्वेश्चंस आपको करने ही इनडायरेक्टली, वो हटा नहीं है, वैल्यू शॉप मॉडल हटा नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में मैं देख रहा हूँ कि TQM का एक पोर्शन आता था, उसमें बिजनेस एक्सेलेंस करके एक पोर्शन था, अगर आपको याद हो। देयर यूज्ड टू बी वन पोर्शन नेम्ड बिजनेस एक्सेलेंस, है ना। उसमें एक पार्ट था EFQM फ्रेमवर्क, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी, यूरोपियन फाउंडेशन फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट में एक्चुअली 2020 में EFQM वालों ने अपना ये चेंज कर दिया था, ठीक है। तो 2020 में जो चेंज कर दिया था, उसके बाद इंस्टीट्यूट ने 2021 में नया मैट निकाला तो भी ये चेंज नहीं किया। बट 2022 में अभी जो मैट आया उसमें इसको चेंज कर दिया है। सो इसको आपको एज पर दिस नोट्स पढ़ना है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपको दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा चेंज हो गया है। और इससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन थे, EFQM फ्रेमवर्क से जुड़े हुए आपके DJP बुक में क्वेश्चन था, ओके, तो वो क्वेश्चन को भी रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको याद हो, वो गारमेंट इंडस्ट्री को लेके था, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ EFQM फ्रेमवर्क को लेकर और फिर एनेबलर और क्राइटेरिया को लेकर हम लोग बात कर रहे थे। केस स्टडी डाइजेस्ट में भी इसको लेकर कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो वो क्वेश्चन को आपको अब नहीं पढ़ना है, जो बिजनेस एक्सेलेंस का पुराना वाला EFQM से जुड़ा हुआ था। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो सेम क्वेश्चन आपको अगर लिखना पड़े तो नए मॉडल के हिसाब से लिखना पड़े, ऐसा हो सकता है। बट सिंस उसका भी रिकमेंडेड आंसर अपने पास नहीं है, तो अपने भी उसमें नहीं जा रहे, अभी समझ लेंगे बस कि ये वाला मॉडल हम लोग को नया तरीके से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इसी चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट था सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, इन पेज नंबर 2.4 के आसपास, रुकिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता था पुराने मैट में, की बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। तो की बिजनेस प्रोसेस में यहाँ पर एक पैराग्राफ होता था, उसमें कुछ की बिजनेस प्रोसेस के बारे में बताए जाते थे, जो यहाँ पे था बट हटा दिया है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का की बिजनेस प्रोसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन था, जो अभी यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब वो हट गया है क्या? मुझे नहीं लगता वो हट गया होगा, की बिजनेस प्रोसेस इज स्टिल देयर, क्योंकि उसका कोई पार्ट ऑफ वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट माना जाता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि उसको हटाया हुआ समझना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। फिर फोर्थ हम आते हैं अगर थर्ड चैप्टर में यहाँ पे लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट था 6 सिग्मा के साथ, क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स,
क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स को लेकर 33 नंबर पेज में। पहले होता था 33 नंबर पेज में, मैं कहाँ पे था वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये नया मैट में खोल के रखा हूँ, ठीक है, ये नया मैट में खोल के रखा हूँ। इसमें यहाँ पर सिक्स सिग्मा का जब डिस्कशन हो रहा है ना, DMAIC और DMADV, जहाँ पर ये टेबल में डिस्क्रिप्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि दोनों DMAIC और DMADV सेम सेट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स को यूज़ करते हैं। पुराने मैट में आपको मिलेगा, और क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स यहाँ पे दिए हुए थे बहुत सारे, वो एक पैराग्राफ पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। सो अगर आपके पास पुराना मैट है तो आप ये सब चीज़ को थोड़ा सा मार्क कर लेंगे। जैसे अगर May 21 का मैट में मैं जाऊँ इंस्टीट्यूट का, ठीक है, तो उधर आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया मैं, चैप्टर 3। खुलने दो एक सेकेंड, मैं आपको एक बार वही दिखाना चाह रहा हूँ कि पुराने मैट में कॉन्सेप्ट था क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स बोलकर, वो अभी कोर्स में नहीं रहा, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट था प्रिंसिपल्स ऑफ BPR बोलकर, जो कि पुराने मैट में था, वो अब नए मैट में नहीं दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे है ना, क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स। तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स के बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं थी, तो इसको नए मैट में हटा दिया है। तो आप इस पर अब एम्फेसिस मत दीजिएगा। और इसके बाद है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ BPR करके कॉन्सेप्ट था, अगर आपको ध्यान हो BPR में, प्रिंसिपल्स ऑफ BPR ये रहा। ये प्रिंसिपल्स ऑफ BPR के बारे में ये जो पैराग्राफ है ये पूरा अब नए मैट में नहीं दिया हुआ है, बट मुझे नहीं लगता है कि आप इसको छोड़ दें, क्योंकि इसके बिना BPR का कंसेप्ट बनता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको पढ़ना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ BPR भले ही हटा दिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको पढ़ना चाहिए, बिकॉज उसी से BPR का असली क्रक्स मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो अभी तक मैंने 3 चैप्टर का आपको बताया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। चैप्टर 1 का समरी क्या हुआ? चैप्टर 1 में वैल्यू शॉप मॉडल है, रुकिए मैं ऐसे बता देता हूँ। चैप्टर 1 उसका समरी है कि वैल्यू शॉप मॉडल आपको अलग से नहीं दिख रहा, बट कॉन्सेप्ट इनसाइट के कारण सिलेबस में है। चैप्टर 2 में EFQM फ्रेमवर्क या EFQM का जो मॉडल है वो रिवाइज हो चुका है, तो उसको अलग वीडियो से आपको करना है। फिर चैप्टर 2 में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का की बिजनेस प्रोसेस ये रिमूव हो चुका है, की बिजनेस प्रोसेस रिमूव्ड है, ये रिवाइज हो गया तो न्यू आ गया। की बिजनेस प्रोसेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये इसका पहले एक पैराग्राफ था वो हट गया है, बट स्टिल प्रेफर टू स्टडी, ये रिमूव हो चुका है, बट आई विल सजेस्ट स्टिल प्रेफर टू स्टडी, बिकॉज उसके बिना सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बहुत सारा आंसर परफेक्टली बनेगा नहीं। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ सप्लाई चेन है बोल के आप पढ़ो। फिर चैप्टर 3 में आप जब जा रहे हो तो उसमें मैं ये देख रहा हूँ क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स 6 सिग्मा में क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स का जो पैराग्राफ था वो हट गया, तो हट गया तो अच्छा ही हुआ, वो कोई काम का भी नहीं था, तो उस पर आपको एम्फेसिस नहीं देना है। तो आप ये सब मार्क कर लीजिएगा अपने नोट्स में जाके कि मेरे को ये सब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, जो जो चीज़ एकदम हट गया। और चैप्टर 3 में BPR का प्रिंसिपल्स रिमूव हो चुका है, ठीक है, प्रिंसिपल्स रिमूव हो चुका है, बट स्टिल प्रेफर टू स्टडी, स्टिल प्रेफर टू स्टडी, स्टिल प्रेफर टू स्टडी। तो बस खाली आपको ये क्वालिटी मैनेजमेंट टूल पे ध्यान देना है कि वो हट गया, और बाकी तो मुझे लग रहा है कि आप मैच करोगे तो आपको लगेगा डिफरेंस, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि उसको आप हटा दो। और चैप्टर 5 पहले जो था वो तो आपको मालूम ही है, कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर वर्ड गया,
कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, ये चैप्टर ही रिमूव हो चुका है, उसके जगह पहले जो चैप्टर 6 था वो चैप्टर 5 बन गया। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर से बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है चैप्टर 4 में, पुराने सिलेबस से नए सिलेबस में डाल दिया है, और ये हम लोग किए भी होते हैं, आप अपने से अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। दिस इज रिलेटेड टू लर्निंग कर्व, ठीक है। तो लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, मैं ऐसे आपको ओवरव्यू में बता देता हूँ। आप देखो, मैं आपको हल्का सा बता ही देता हूँ ना। देखो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है, आप अभी ऐसे ही समझ लोगे। और अगर आपको चैप्टर याद है ना, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप अपने आप करो। तो ये क्वेश्चन पुराने सिलेबस में आया हुआ है, हम लोग पहले को कराते ही थे क्लास में। मार्केट प्राइस है, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट 80 रुपीज़ पर आवर है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट दिया हुआ है, पैकिंग मशीन कॉस्ट स्पेशली फॉर दिस प्रोडक्ट है 5 lakhs। फिर बोल रहे गेल एक्सपेक्ट्स टू द सेलिंग प्राइस फॉर द न्यू प्रोडक्ट विल कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल एंड अ टोटल ऑफ 1000 यूनिट्स कैन बी सोल्ड ओवर एंटायर लाइफ टाइम। 1000 यूनिट हम लोग लाइफ टाइम में बेच सकते हैं। फिर लेबर कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस एज द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इंक्रीजेज ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ 80% लर्निंग कर्व। सो 80% लर्निंग कर्व, उसका इंडेक्स भी दिया हुआ है। द एक्सपेक्टेड टाइम टू बी टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट इज 30 hours एंड लर्निंग इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू एंड आफ्टर 250 यूनिट्स। यूनिट्स प्रोड्यूस आफ्टर फर्स्ट 250 यूनिट्स विल टेक द सेम टाइम एज 250th यूनिट। इस टाइप का सम आपका किया हुआ है। 250th यूनिट वाला टाइम लेगा, मतलब आपको पहले फर्स्ट 250 का टाइम निकालना पड़ेगा, एवरेज फर्स्ट 250 यूनिट्स का एवरेज निकालना पड़ेगा, फिर फर्स्ट 249 यूनिट्स का एवरेज निकालना पड़ेगा, याद आ रहा है आपको। फिर इन दोनों के मदद से 250th का टाइम निकलेगा। तो 250th का टाइम कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू 250 यूनिट्स इंटू एवरेज टाइम पर यूनिट, जो भी उसका आंसर आएगा, टोटल टाइम निकल जाएगा उससे। जैसे मान लीजिए ये ए आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो 250 इंटू ए करेंगे, माइनस ये बी आ रहा है मान लीजिए, तो 249 इंटू बी करेंगे, तो 250th यूनिट का टाइम आ जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेड टोटल लेबर आवर्स ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट किचन केयर। तो टोटल लेबर आवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बोल रहा है पहला 250 यूनिट्स तक लर्निंग चल रहा है, उसके बाद आपका 250th यूनिट वाला टाइम आगे चल रहा है। तो टोटल आवर्स को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, फर्स्ट 250 का और फिर नेक्स्ट 750 का। फर्स्ट 250 और नेक्स्ट 750, ठीक है। So we have first 250 units that will be equal to, first 250 units will be equal to what it will be 250 into, first 250 units will be equal to 250 into A, जो भी ये आंसर आएगा। और नेक्स्ट 250 यूनिट्स का मान लीजिए ये नेक्स्ट 750 होगा, सॉरी नेक्स्ट 750, टोटल 1000 है ना। तो ये 250th यूनिट का टाइम मान लीजिए C आता है, कैसे आएगा वो मैंने एक क्वेश्चन से समझा दिया। तो ये 750 यूनिट्स का इंटू सी, जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से। सो दिस इज इक्वल टू टोटल टाइम, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा आपका। सेकंड बोल रहा है कैलकुलेट करो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट किचन केयर दैट विल अर्न ओवर द लाइफ टाइम, दैट दे विल अर्न ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट। तो लाइफ टाइम का आपको देखिए रेवेन्यू पता चल जाएगा, 5000 इंटू 1000 ये रेवेन्यू आ जाएगा, मटीरियल कॉस्ट इंटू 1000 करके आ जाएगा, ये 80 रुपीज़ पर आवर इंटू आवर्स इन पार्ट ए जो आंसर आएगा ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट है तो इंटू 1000 यूनिट। पैकिंग कॉस्ट पूरा 5 लाख आपको माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है जैसे हो रहा है, तो उससे प्रॉफिट आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट एवरेज टारगेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट इफ जेल रिक्वायर्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ 800 पर यूनिट टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें बैक कैलकुलेशन करना है। तो प्रॉफिट अगर आपको मालूम है 800 रखना है, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मेरा मार्केट प्राइस कितना है, 5000 है ना। मार्केट प्राइस कितना है, 5000 है, ऊपर में दिया हुआ है। तो कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट होगा आपका 4200। तो उस टोटल कॉस्ट को ब्रेक डाउन करेंगे कि उसमें फिर मटेरियल कॉस्ट कितना होगा और लेबर कॉस्ट क्या होगा, वेरिएबल ओवरहेड का कॉस्ट क्या होगा और पैकिंग मशीन कॉस्ट का पर यूनिट कॉस्ट निकाल लोगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर में लेबर कॉस्ट आएगा, वही क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट करो टारगेट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो इसमें कहीं ना कहीं टारगेट कॉस्टिंग को जोड़ दिया, बट उतना कोई झमेला नहीं है।
आपको ऐसे बस माइनस करके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नेट वाला निकाल लेना है। फिर इसमें क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक रिक्वायर्स इंटेंसिव मार्केटिंग रिसर्च। वाई इंटेंसिव मार्केटिंग रिसर्च इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक। यही सब तो बस सीखना है हम लोग यहीं पे तो गंडगोल करते हैं। खैर मैं पार्ट 1 to 3 का आंसर आपको चेक करवा देता हूँ कि देखो पहले फर्स्ट 250 यूनिट्स का एवरेज निकाला विच इज़ 5.073 जो मेरा ए था, ठीक है, मैं इसी को ए बोल रहा था। फिर 249 यूनिट्स का एवरेज निकाला जिसको मान लीजिए इन लोगों ने बी बोला है, मैंने जिसको बी बोला था। फिर 250th यूनिट को मैं जो सी बोल रहा था वो ये है। फिर टोटल टाइम फॉर 1000 यूनिट्स में क्या होगा, 750 यूनिट्स इंटू सी एंड ए इंटू 250 यूनिट्स। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में प्रॉफिट निकालना है तो बस सेल्स माइनस सारा खर्चा करना है। थर्ड पार्ट में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालना है तो डिजायर्ड प्रॉफिट से बैलेंसिंग फिगर लेके आपका 850 रुपये आ जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है टारगेट कॉस्टिंग में एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च क्यों लगता है, इस चीज़ को समझने का ज़रूरत है कि पहले आपको बताना चाहिए व्हाट इज़ टारगेट कॉस्ट। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एंड द टारगेट मार्जिन। फिर दिस इज़ अ कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट एम्स टू प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट्स दैट विल इंश्योर द टारगेट मार्जिन। इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन। इसी के बेसिस पे फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाता है। While designing the product, the company needs to understand what value target customers will assign to different attributes and different aspects of quality. तो डिज़ाइनिंग करते वक्त हम लोग को कस्टमर क्या चीज़ को वैल्यू दे रहा है और क्या चीज़ को ज़्यादा महत्व दे रहा है उसको ध्यान देना है। दिस रिक्वायर्स टेक्निक्स लाइक वैल्यू इंजीनियरिंग एंड वैल्यू एनालिसिस। इंटेंसिव मार्केटिंग रिसर्च इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड कस्टमर प्रेफरेंसेज एंड द वैल्यू दे असाइन टू ईच एट्रीब्यूट एंड क्वालिटी पैरामीटर। This insight is required to be developed much होना चाहिए यहाँ पे much before the product is introduced. The company plays within the space between maximum attributes and quality that the company can offer and the minimum acceptable to target customer. Therefore, in absence of intensive marketing research, the target costing technique cannot be used effectively. तो बेसिकली टारगेट का आंसर लिखने का तरीका क्या है, देखो पहले आपने टारगेट कॉस्ट बताया, व्हाट इज़ टारगेट कॉस्ट। सेकेंड आपने बताया कि टारगेट कॉस्ट के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइन हम लोग को पहले से सोचना पड़ता है। तीसरा आपने बताया कि हम लोग यहाँ पर कस्टमर क्या चीज़ को वैल्यू दे रहा है वो सोचते हैं, वैल्यू गिवन बाय कस्टमर्स, क्या चीज़ को कस्टमर वैल्यू दे रहा है, उसके लिए हम लोग अपना वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग जैसा टेक्निक को यूज़ करते हैं। फिर जाके हम बता रहे हैं इंटेंसिव मार्केटिंग डिज़ाइन रिसर्च का क्या रोल है। सो इट इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई maximum attributes of quality that company can offer, attributes that company can offer, and ये लाइन लिखा हुआ ना, and the minimum acceptable to target customers, and the minimum acceptable to target customer। इसलिए इंटेंसिव मार्केट रिसर्च का जरूरत है। अब क्या होता है जब ये आंसर आप नहीं पढ़े होते हो तो चांसेस होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर दोगे, आप सिर्फ लिख दोगे, इसलिए कि बस उसी से पता चलता है कस्टमर को क्या चाहिए, इतना ही लिखोगे। अब आंसर में इन लोग इतना लंबा चाहता है, ये एक बार इनका आंसर को पढ़ के ही समझ में आता है। ये गैस वर्क करना बहुत मुश्किल है। यही SCMP का भी नया चैलेंज बना हुआ है, बट ठीक है, वी आर लर्निंग एंड विल ट्राई टू स्ट्रेच इट एज मच एज पॉसिबल, बट एटलीस्ट वन टाइम वी नीड द फ्रेमवर्क दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर एंड दिस इज़ हाउ यू विल गेट द मार्क्स। तो हम लोग जब इसको न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स में क्वेश्चन करते थे तो हम लोग का पार्ट 4 नहीं होता था, 1 to 3 होता था, इसलिए अब ये पार्ट 4 का होने के कारण मैंने ये क्वेश्चन भी आपको करा दिया है। ओके, चलो बस इतना ही है, बाकी सब चैप्टर्स में कोई चेंजेस नहीं है। आपको अगर कुछ और मिले तो आप मुझे यहाँ कॉमेंट में बताइएगा, मैं उसके लिए फिर वीडियो बना दूँगा। मेरे को अभी एज ऑफ नाउ कोई और चेंजेस लगा नहीं है। हाँ, चेंजेस आप लोगों को लग सकता है, मेरे को नहीं लगा। क्यों? क्योंकि अब जो इसके बाद चेंजेस है ना, वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ने अपने RTP MTP और पास पेपर्स में पूछे हुए थे, उसमें से कुछ कुछ पार्ट उठाकर यहाँ पे डाल दिए गए। जैसे रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग मेथड, ये केस स्टडी डाइजेस्ट में और RTP में जो आ चुका था वो सब इंस्टीट्यूट मैट में भी डाल दिया गया। तो वो सबको मैं चेंजेस नहीं मान रहा हूँ, मैं चेंजेस उसी को मान रहा हूँ जो एक्सक्लूसिवली इधर आया है। ठीक है, मैं चेंजेस उसी को मान रहा हूँ जो एक्सक्लूसिवली इधर आया। अगर वो आप रैंक ऑर्डर क्लस्टरिंग मेथड को पकड़ेंगे, फिर आप वो पार्ट
मशीन्स ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट जो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में आरटीपी में पहले आ गया था वो सबको पकड़ेंगे। तो मैं उसको चेंजेस नहीं मान रहा क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी हमारे वीडियोस बन चुके हैं। आरटीपी में जो नया आ चुका था, जो एमटीपी में नया आ चुका था, वो सब जो इसमें भी आ गया वो सब तो है ही। तो मैं उसको नहीं एलैबोरेट करने आया हूँ, मैं बस वही आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप अगर हमारा पुराना वीडियोस देखें तो वो सब आपका ऑलरेडी कवर्ड है। आप बस ये ध्यान दे लेना कि सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का भी कंटेंट इसमें घुसा है नया, जो इसका ऊपर ऑलरेडी पुराना वीडियो में कवर्ड है, तो अभी हम लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बस एक लास्ट ये भी बोलना चाहूँगा, ऐसा मत सोचना कि कोई कोई चीज़ जो केस स्टडी डाइजेस्ट में था या फिर आपका आरटीपी में था और अगर इंस्टीट्यूट मैट में नहीं आया हुआ है अभी तो वो हट गया है, ऐसा मत सोचना। बहुत बार बच्चे आप लोग ऐसा समझ लेते हो कि ये वाला जो मैट में अभी है वही पत्थर का लकीर और पुराना कुछ भी जो था वो काम का नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम अलग से आपको आपके बताएंगे। आप पुराना जो पढ़े हैं वो सब पढ़े ही हैं, ठीक है। इसमें अलग क्या पढ़ना है वो आपको बताया है और अगर कुछ हटा है तो वो आपको बताया है। ऑलराइट, तो वैल्यू शॉप मॉडल है, EFQ मॉडल रिवाइज हो गया है, CM सप्लाई चेन मैनेजमेंट का की बिजनेस प्रोसेस है, क्वालिटी मैनेजमेंट टूल रिमूव हो गया, उतना कोई मैटर नहीं करता था, प्रिंसिपल्स ऑफ BPR रिमूव कर दिया, बट हमको लगता है कि पढ़ना चाहिए। लर्निंग कर्व का एक नया क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया बिकॉज उसमें टारगेट कॉस्ट का ये अच्छा पॉइंट था जो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, हाँ, और एक वो कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर चैप्टर हट चुका है और वो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का कई सारा चीज़ आ चुका है पहले से, वो पहले ही आ चुका था। केस स्टडी डाइजेस्ट और आरटीपी का वीडियोस में वो सब के ऊपर बात हो चुकी है, तो इस पर वापस हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो जो जो पहले हो चुकी बात उस पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ अगर आपको अभी भी मैट में नहीं दिखता है तो ये मत समझना कि वो नहीं है, हट गया, ऐसे उतना बारीकी से नहीं देखना है, फंस जाओगे आप, ठीक है। जितना बताया भी उतना फॉलो करो। बाय।